Hi everyone, this is Monica Agrawal, lecturer in commerce from GGSSS हिसार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट सेशन में बहुत इंटरेस्टिंग से चैप्टर स्टार्ट किया था। क्या था वो? इंश्योरेंस। तो आज हम इंश्योरेंस इन बिजनेस सर्विसेज का पार्ट 2 करेंगे। आज हम उसमें बहुत सारे अलग अलग और भी इंटरेस्टिंग से फैक्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज आगे चलने से पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम देखते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे आज इंश्योरेंस के फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या काम करता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। साथ ही हम एक टर्म पढ़ेंगे डबल इंश्योरेंस। उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे री इंश्योरेंस के बारे में भी। ये इसके टाइप्स नहीं हैं, और उसके अलावा जो इंश्योरेंस के टाइप्स होते हैं हम उनको भी जानेंगे। और उसमें एक जो टाइप है लाइफ इंश्योरेंस, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस का हम मीनिंग जानेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, क्यों करवाते हैं हम लाइफ इंश्योरेंस वो भी देखेंगे। और आगे पता है लाइफ इंश्योरेंस के भी फर्दर सब पार्ट्स होते हैं, तो हम उनके बारे में भी जानेंगे। और कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो लाइफ इंश्योरेंस पर अप्लाई होते हैं, हम उनके बारे में भी जानेंगे। फिर एक वर्ड आता है एश्योरेंस। कई लोग इंश्योरेंस यूज़ कर रहे हैं, कई लोग एश्योरेंस यूज़ करते हैं। कभी आप किसी के मुंह से इंश्योरेंस सुन रहे हैं या कुछ के मुंह से आपने एश्योरेंस सुना होगा। तो क्या ये दोनों सिनोनियम हैं या फिर इनमें कोई डिफरेंस है? हम इसका भी पता लगाएंगे। ठीक है, तो आइए लेट अस स्टार्ट विथ फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। सबसे फर्स्ट फंक्शन है बच्चों हमारा प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। किस चीज़ की सर्टेनिटी देता है ये हमें? फ्यूचर अनसर्टेन है, उसको तो आप सर्टेन कर नहीं सकते। ये हमें देता है पेमेंट की सर्टेनिटी कि कल को आपको अगर कोई नुकसान हो जाता है जिसके लिए आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो आपको जो लॉस के लिए अमाउंट है ना, वो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बदले जो आपको पैसा मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा। ये इस चीज़ की सर्टेनिटी प्रोवाइड करवाता है। सेकंड क्या है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन यहाँ पे सुरक्षा दे रहा है आपको। कैसे? अब देखिए, अगर एक घर में एक ही इंसान कमाने वाला है, उसी के कमाने से घर के 5 लोग खाना खा रहे हैं, उनका गुजारा चल रहा है, और अगर भगवान ना करे उस इंसान को कुछ हो जाए, है ना, उसकी डेथ हो जाए, तो बाकी लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बहुत रुल जाएंगे, उन्हें तो रोटी खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। ऐसे में हमारी मदद कौन करता है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस अगर आपने करवा रखा है तो आप फ्यूचर को तो सर्टेन नहीं कर सकते, लेकिन वो उसके बदले आपको पैसा दे रहा है ना, जो आप थोड़ा थोड़ा प्रीमियम दे रहे हो, तो किसी इवेंट की हैपनिंग के बाद या आफ्टर सम टाइम, एक सर्टेन पीरियड के बाद, वो आपको पैसा दे रहा है। तो यहाँ पे अब आप बाकी जो लोग पीछे बच गए हैं उनकी क्या हो गई? प्रोटेक्शन हो गई। तीसरा क्या है? रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग कैसे है? इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा दे रही है, तो जोखिम का क्या हुआ? हमारे साथ तो जोखिम बांटा ही बांटा। अब इंश्योरेंस कंपनी ने, अगर आपने 10 लाख के मकान का बीमा करवाया और कल को आपका मकान जो है वो डैमेज हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा दे रही है ना। अब उसके पास इतना पैसा देने के लिए कहाँ से आएगा? क्योंकि आप जैसे कई लोग हैं बीमा करवाने वाले, हर इंसान थोड़ा थोड़ा प्रीमियम दे रहा है, तो कंपनी क्या कर रही है? वही प्रीमियम का पैसा इकट्ठा हो गया, तो इससे, क्योंकि वो आपको पैसा दे रही है वो जब आपको लॉस हुआ, तो फिर इस तरीके से जो आपका रिस्क था वो एक इंश्योरेंस कंपनी में ना जाके बल्कि बहुत सारे लोगों में क्या हो गया? वो बट गया है। एंड द लास्ट इज असिस्टिंग कैपिटल फॉर्मेशन। अब इससे कैपिटल कैसे फॉर्म होती है? देखिए, इंश्योरेंस कंपनी के पास प्रीमियम का काफ़ी सारा पैसा आ गया, आए दिन तो आप उनको पैसा नहीं देना, कभी भी कुछ भी मिसहैप हो सकता है, तो फॉर द टाइम बीइंग जब तक उसे पैसा देना है, वो क्या करती है कि वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज में पैसा लगा देते हैं, शेयर्स खरीद लिए, डिबेंचर्स खरीद लिए। अब उससे होगा क्या कि जब उन्होंने ये चीज़ों में पैसा लगाया है तो उनको उस पर एक्स्ट्रा इनकम भी मिल रही है, तो इससे क्या होता है? उसकी कैपिटल फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो है ना आसान से इसके फंक्शंस। और एक चीज़ आपको पता है कि इन्हीं फंक्शंस पे बेस्ड जो है वो इसकी
एडवांटेजेस आती हैं। तो चलिए अगली हम करते हैं, एडवांटेजेस भी आप इनको कह सकते हैं। अगर हमें ये कहा जाए कि इंश्योरेंस की इम्पॉर्टेंस क्या है, तो वो भी यही है, और इसमें से कुछ पॉइंट तो फंक्शंस वाले ही हैं। जैसे पहला, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, अभी हमने किया है ना, कि वो एक फ्यूचर के लिए जो उनके बाकी पीछे बचे लोग हैं उनको पैसा देता है जिससे वो अपनी जीविका चला सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एलिमेंट कैसे है, क्योंकि आप इसमें हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा पे कर रहे हैं प्रीमियम के तौर पे, और बाद में वो आपको इकट्ठा भी मिल रहा है, प्लस वो जो आपका पैसा लगा हुआ है वो भी तो उसी में शामिल है ना। तो यहाँ पे एक किस्म से क्या हो गया, ये इन्वेस्टमेंट एलिमेंट हो गया। रिस्क शेयरिंग अभी हमने बताया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क हो गया। यहाँ पे आपका रिस्क था, अब वो इंश्योरेंस कंपनी का हो गया, और किसी ना किसी जरिए जितने लोगों ने भी इंश्योरेंस करवा रखा है वो सभी का ही क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। लोन फैसिलिटी, अब जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है लोग उसको लोन भी दे देते हैं आराम से। आपने कोई गुड्स हैं इंश्योरेंस करवा रखी हैं, आप किसी को माल बेच रहे हैं तो वो भी बड़े उससे ले लेगा, भाई हाँ इसका तो इंश्योरेंस हुआ है। कल को आपका इंश्योरेंस खुद का है, लाइफ इंश्योरेंस है, तो लोग आपको भी पैसा आराम से दे देते हैं, लोन दे देते हैं। क्यों, ये सोच कर दे देते हैं कि कल को अगर इस पर्सन की डेथ भी हो जाती है या इसके साथ कुछ मिसहैप हो जाता है तो हमारे पैसे को कोई खतरा नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा देगी उससे हम लोगों को पैसा मिल जाएगा, तो उन्हें कोई डर नहीं रहता। नेक्स्ट है एनकरेजमेंट टू सेविंग्स। अब एनकरेजमेंट कैसे है इसमें सेविंग्स के लिए, क्योंकि आपने जो प्रीमियम पे करना है उसके लिए पैसा तो चाहिए। वो पैसा आप कहाँ से निकालेंगे, अपनी इनकम में से निकालोगे। आपको पता है कि अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो आपको वो सेविंग्स करनी पड़ेंगी, तो इस तरीके से प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो प्रीमियम पे करना है तो आपको सेविंग्स भी करनी पड़ेंगी। मोर एम्प्लॉयमेंट, इसकी मदद से लोगों को रोज़गार मिलता है, क्योंकि इस टाइप का बिजनेस हो गया ना ये। इंश्योरेंस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को क्या होगा, रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिलेगा तो उनकी आय का साधन बनता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हर इंसान की अपनी अलग अलग अगर इनकम हो रही है तो उससे देश का आर्थिक विकास भी होगा। जब पैसा आएगा बच्चों तो उसमें क्या चीज़ हो जाएगी, उसमें वहाँ पे उद्योग लगेंगे। उद्योग लगने से क्या हो जाएगा, लोगों को और रोज़गार मिलेगा, देश में और चीज़ें बढ़ेंगी, टैक्सेस का भी बढ़ेगा, तो इससे देश की डेवलपमेंट हो जाएगी। और सबसे लास्ट फ़ायदा जो है वो इसका है रिबेट इन इनकम टैक्स। अगर आप इंश्योरेंस करवाते हो, उसका प्रीमियम पे करते हो, तो सरकार आपको आयकर में छूट भी देती है, आपको रिबेट दी जाती है इस चीज़ के लिए स्पेशल, कि भाई हाँ ठीक है, अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है, आप उसका प्रीमियम कर रहे हैं, तो उतनी इनकम आपकी ना मान के वो टैक्स उसमें से कम आपका कर देते हैं। तो देखा कितना फ़ायदा है, इंश्योरेंस से टैक्स भी कम देना पड़ा, हमारा भी विकास, देश का भी विकास हो गया। और सबसे बड़ी बात कि जितना हमारा रिस्क था वो भी शेयर हो गया, है ना। तो कितनी मज़ेदार बात है ये। चलिए अब हम अपनी टर्म करते हैं डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस क्या है बच्चों, डबल इंश्योरेंस में होता है कि एक ही सब्जेक्ट मैटर है। जैसे किसी के पास एक घर है, अब घर तो एक ही है, लेकिन अगर आपने उस घर का कई लोगों से बीमा करवा दिया, एक ए कंपनी से, एक बी कंपनी से, एक सी कंपनी से, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डबल इंश्योरेंस करवाए कहलाएगा। अब होगा क्या इससे कि जब आपको अगर घर आपका गिर जाता है, बह जाता है, या उसमें कोई नुकसान हो जाता है, तो जिसने बीमा करवाया है वो किसी भी बीमे वाले से जाके, जिन से उसने बीमा करा रखा है, ABC 3 कंपनी से करा रखा है, तो तीनों में से जाके किसी से भी मांग सकता है, भाई मेरा पैसा दो, मेरा तो नुकसान हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्चुअल लॉस से ज़्यादा नहीं कर सकते आप, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर सेम रहेगा, क्लेम आप किसी को भी कर सकते हो, सबसे भी ले सकते हो, लेकिन एक्चुअल लॉस जितना हुआ है उससे ज़्यादा किसी कीमत पर भी नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक पर्सन था राम। अब राम के पास क्या था, 40,000 रुपये का एक घर था। उसने क्या किया कि 40,000 रुपये का अपने घर का बीमा एक कंपनी से करवा लिया,
दूसरी कंपनी बी थी, उससे उसने 60,000 का करा लिया, मतलब लाख रुपए का उसने अपना घर का बीमा करवा लिया। अब होता क्या है कि घर गिर जाता है, उससे उसको लॉस उठाना पड़ता है 40,000 का। अब वो राम जो है वो किससे क्लेम कर सकता है? राम 40 वाले से करेगा या 60 वाले से करेगा या दोनों से, कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो वो सिर्फ ए कंपनी से भी ले सकता है, वो चाहे तो बी से भी ले सकता है, वो चाहे तो दोनों से प्रोपोर्शनेटली भी ले सकता है कि दोनों से 20-20 ले ले, या जितने का करवा रखा है उसके प्रोपोर्शन में भी वो कर सकता है। ठीक है, चलिए अब री इंश्योरेंस आता है। अक्सर बच्चों को पता है क्या है कि एक कंफ्यूजन सा हो जाता है कि डबल इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस एक ही बात होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता, फ़र्क होता है बच्चों इसमें। डबल में क्या हुआ हमारा कि जो बीमा करवाने वाला है, जिसका सामान है, जिसका घर है, वो अपनी मर्जी से कई कंपनियों से बीमा करवा रहा है। लेकिन री इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। री इंश्योरेंस में क्या है, बीमा करने वाला, लाइक आपने एक कंपनी से बीमा करवाया, अब उसे लगता है भी मैं इतना सारा रिस्क नहीं उठा सकती, तो वो कंपनी हमारी क्या करती है, वो कंपनी आगे जो है वो फर्दर दूसरी कंपनी से आगे अपना इंश्योरेंस करवा लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, री इंश्योरेंस कहते हैं। मतलब उसे कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है कि भाई वो कैपेबल नहीं है, वो इतना लॉस जो है वो बेयर नहीं कर सकती है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी खुद चूज़ कर रही है कि उसे आगे री इंश्योरेंस करवाना है, उसे दोबारा इंश्योरेंस करवाना है। और ऐसा कब करती है, जब उसे लगे कि अमाउंट बहुत ज़्यादा है और वो इतना बियर नहीं कर सकती, तो वो री इंश्योरेंस करवा लेती है। चलिए एक एग्जांपल से करते हैं। अब जैसे एक इंसान के पास घर है, राम ले लेते हैं, श्याम ले लेते हैं। श्याम का घर है 5 लाख रुपए का। उसने क्या किया कि XYZ कंपनी से 5 लाख रुपए का बीमा करवा लिया। अब कंपनी को क्या लगा कि इंश्योरेंस कंपनी सोचती है कि नहीं भाई, ये बीमा जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, 5 लाख जो है वो हम नहीं कर सकते, तो हमें इसको री इंश्योर करवा लेना चाहिए। तो वो आगे फर्दर ABC कंपनी से क्या करते हैं कि 3 लाख रुपए का और बीमा करवा लेते हैं। अब यहाँ बीमा किसने करवाया? श्याम ने नहीं करवाया। किसने करवाया? XYZ कंपनी ने करवाया। कुछ दिनों बाद वो घर डैमेज हो गया। अब वो घर डैमेज हो गया तो पर्सन किसको क्लेम करेगा? XYZ कंपनी को करेगा या ABC को करेगा? वो XYZ को कर सकता है, वो ABC को नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने उसे थोड़ी ना करवाया, उसने तो XYZ से करवाया। तो वहाँ उसको पैसा कौन देगा? 5 लाख रुपए XYZ कंपनी। लेकिन XYZ कंपनी उसमें से 3 लाख रुपए जो कि उसने ABC से कराया था, वहाँ से वो रिसीव कर लेगी। तो वो उसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे री इंश्योरेंस हो गया। क्लियर हुआ? वहाँ पे वो पर्सन जिसका घर था, जिसने बीमा करवाया, वो खुद ही अपने दूसरी कंपनी से पैसा ले रहा था, लेकिन एक्चुअल लॉस तक यहाँ पे कौन ले रहा है? इंश्योरेंस कंपनी ले रही है, इंश्योरेंस कंपनी के अलावा नहीं ले रहे हैं। चलिए आइए इनमें डिफरेंस को एक बार कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डबल इंश्योरेंस हमारा क्या था, जहाँ पे इंश्योर्ड पर्सन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का बीमा एक से ज़्यादा लोगों से करवा रहा है। जबकि री इंश्योरेंस कंपनी में री इंश्योरेंस में क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो खुद ही अपनी मर्जी से क्या कराती है? दूसरी कंपनी से बीमा करवा लेती है। अब यहाँ पे डबल इंश्योरेंस में जो प्रॉपर्टी है या जो सब्जेक्ट मैटर है वो एक सेम ही रहेगा, ठीक है, हर एक के पास वही जाएगा। लेकिन जो री इंश्योरेंस है वहाँ पे उसने क्या किया है? ओरिजिनल जो इंश्योरर है उसका रिस्क लिया है। अब वैसे तो क्या होता है कि भाई इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी होना चाहिए, बीमा योग्य हित भी होना चाहिए। तो डबल इंश्योरेंस में तो बीमा योग्य हित है, लेकिन री इंश्योरेंस में है नहीं। री इंश्योरेंस में नहीं है क्योंकि उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, हाँ, लेकिन लॉस उसको देना है तो इसलिए उसको वहाँ पे फ़ायदा है, ठीक है। और डबल इंश्योरेंस में क्या होता है कि पॉसिबल नहीं है जब तक इंश्योर्ड ना चाहे, जब तक जिसका घर है, जिसकी प्रॉपर्टी है, जब तक वो ना चाहे तो डबल इंश्योरेंस नहीं होगा। लेकिन री इंश्योरेंस में ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि री इंश्योरेंस में उसने नहीं करना। किसने करना है? इंश्योरेंस कंपनी ने करना है। तो इंश्योरेंस कंपनी अपनी मर्जी से क्या कर सकती है? री इंश्योरेंस कर सकती है।
डबल इंश्योरेंस में आपको क्या होगा कि लॉस, जितना आपका एक्चुअल लॉस है वही आपको मिलेगा, चाहे वो आप एक इंश्योरेंस कंपनी से लें या प्रोपोर्शनेटली ले लें, जैसा भी है। लेकिन री इंश्योरेंस में क्या है, जितने पार्ट के लिए आपने कराया है वही पार्ट जो दूसरी कंपनी है वो देगी। तो समझ आया बच्चों, एक जैसे वर्ड लगने वाले डबल इंश्योरेंस है ना, दोहरा बीमा या पुनर्बीमा, अक्सर हम इनको एक सेम सा ले लेते हैं, लेकिन देखा आपने कि कितना फ़र्क होता है इनमें। चलिए अब बच्चों हम करेंगे अपने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। वन इज़ लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा आप जिसको कहते हैं। दूसरा है जनरल इंश्योरेंस, जिसे आप कहते हैं सामान्य बीमा। अब जनरल इंश्योरेंस में हमारे पास क्या क्या आते हैं, उसके भी फर्दर कई टाइप्स हैं। जैसे कि मेन जो है एक अग्नि बीमा जिसे आप कहते हैं फायर इंश्योरेंस, दूसरा है मैरीन इंश्योरेंस जो समुद्री बीमा होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं अदर इंश्योरेंसेस, कैसे जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, बर्गलरी इंश्योरेंस है ना, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। तो हम क्योंकि इतनी डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, तो हम सिर्फ मेन पॉइंट्स को ही फोकस करेंगे। चलिए आज हम सिर्फ बात किसके बारे में करने वाले हैं, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो ये लाइफ इंश्योरेंस क्या है, जीवन बीमा जिसे आप हिंदी में कहते हैं, एक किस्म से ये है हमारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंडिविजुअल और एन insurance provider in which the insurance company gives financial protection to the policy holder in exchange for monthly fee known as premium। है तो वही चीज़ कि आपने अपना क्या किया है कि जो इंडिविजुअल जिसके जीवन बीमा आप करवा रहे हैं उसका और इंश्योरेंस कंपनी में जो आपको इंश्योरेंस दे रहा है ना, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट कि वो आपको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जब आप वो फाइनेंशियली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इसके बदले में आपको क्या देना है, आपको उनको मंथली फीस देनी है, जिसे आप क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ बड़ी होती है तो उससे रिलेटेड एक्ट भी बने होते हैं। तो ऐसा ही लाइफ इंश्योरेंस एक्ट है हमारा जीवन बीमा अधिनियम, उसकी धारा 2 सब धारा 2 में दी गई है, बाय लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वी मीन द बिजनेस विच परफॉर्म द इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। वो कहते हैं कि जो जीवन बीमा बिजनेस है ना, उसका मतलब ऐसा कौन सा बिजनेस है जो इंसान की ज़िंदगी से रिलेटेड इंश्योरेंस करता है, उस बिज़नेस में डील करता है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइफ हमारी जो है वो बहुत स्पेशल है, तो उसको प्रोटेक्ट करना तो हमारा बनता ही है। चलिए अब बात करते हैं हमारे लाइफ इंश्योरेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। 2 ऑब्जेक्टिव हैं बच्चों इसके। पहला क्या है, प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव, सुरक्षात्मक, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, जिसे हम कहते हैं विनियोग उद्देश्य। जीवन बीमा में आपको सुरक्षा तो मिल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ इसमें आपको विनियोग भी आप कर रहे हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट भी यूज़ कर रहे हैं। देखिए अब आप यहाँ सोचेंगे कि जब लाइफ हमारी सर्टेन ही नहीं है, किसी का उस पर कंट्रोल ही नहीं है, जीना मरना सब किसके हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है, कर सकती है ना। अगर घर को चलाने वाला कोई है और उसी से घर चल रहा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कौन करेगा, कुछ नहीं, उनके पास पैसा होगा क्योंकि काम करने वाला ही कोई नहीं है। तो ऐसे में लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है। कैसे, अगर उस इंसान ने अपना जीवन बीमा करा रखा था तो उसके मरने पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसके घर वालों को पैसा देगी। अब वो पैसा देगी तो वो पीछे से आराम से खा पी सकते हैं, वो अपनी जीविका चला सकते हैं, उनकी थोड़ी सी मुश्किलें कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देती है। तो इसका उद्देश्य क्या हो गया, प्रोटेक्शन। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्यों है, क्योंकि देखिए आपका अगर जब आपने अपनी लाइफ के लिए पॉलिसी ली है
आपने 10 साल की ली, 15 की ली या 20 की ली है, कितने की भी आपने ली है, अगर वो पूरे हो जाते हैं या फिर आपकी डेथ हो जाती है, अगर डेथ नहीं होती है, वो साल पूरे हो जाते हैं, तो वो आपका पैसा मिल जाएगा। उसको लेने के लिए आप हर साल थोड़ा 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 प्रीमियम भी पे कर रहे हैं, है ना। उससे आपकी बचत भी बढ़ रही है और वो पैसा अल्टीमेट जो आप हर साल प्रीमियम के तौर पे लगा रहे हो, वो आपको मिलेगा तो वापस ही, तो वो आपकी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई। तो एक लाइफ इंश्योरेंस ही ऐसा है जिसमें दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं, प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। जबकि आप आगे भी अभी हम और इंश्योरेंस भी करेंगे बच्चों, लेकिन उसमें किसी में भी आपको प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो इवेंट हैपन हो या ना हो, आपको एक सर्टेन टाइम के बाद वो पैसा मिल ही जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आपका पास क्या हो जाती है, इन्वेस्टमेंट भी हमारी हो जाती है। चलिए अब आते हैं हमारे इसके प्रिंसिपल्स कि हम लाइफ इंश्योरेंस में कौन कौन से जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई करते हैं। प्रिंसिपल्स तो हमने अपने फर्स्ट उसमें भी किए थे, लेकिन यहाँ पर अब हम इससे रिलेटेड करेंगे लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल यहाँ पे कौन सा अप्लाई होता है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, कि जो दोनों ही पार्टीज़ हैं, बीमा करने वाला और बीमा करवाने वाला, दोनों ही जब एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो गुड फेथ होना चाहिए। मीन्स कि जो डिटेल उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है तो दोनों पार्टीज़ उस चीज़ को अच्छे से डिस्क्लोज कर दें, सब फैक्ट्स बता दें, कोई चीज़ उन्हें छुपानी नहीं चाहिए। जैसे कि लाइफ से रिलेटेड क्या है, आपकी एज सच सच बताइए, आपकी मेडिकल हिस्ट्री है तो उसे बताइए, आप स्मोकर हैं या ड्रिंकर हैं या नहीं हैं, तो आपको सब कुछ सच सच बताना चाहिए, कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसके लिए एक एग्जांपल है कि जॉन ने क्या किया कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली। जब उसने पॉलिसी ली बच्चों तो वो स्मोकर था, लेकिन उसने कंपनी को नहीं बताया, ठीक है। अब उससे क्या हो गया, स्मोकिंग करने से उसको कैंसर हो गया कैंसर होने के कारण उसकी डेथ हो गई। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या उसको पे करेगी, नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि उसने स्मोकिंग का फैक्ट छुपाया था और उसकी मौत का कारण कौन है, स्मोकिंग। तो इसलिए जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको पैसा नहीं देगी। दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। यहाँ पे अब इंश्योर को क्या करना है कि उसका उसमें बीमा योग्य हित होना चाहिए। बीमा योग्य हित किसका होता है, जिससे अगर आपको जिस चीज़ से नुकसान हो रहा है, जिस चीज़ का बीमा करा रहे हैं, अगर उसमें नुकसान है तो आपको भी हो रहा है, अगर उस चीज़ में फ़ायदा हो रहा है तो वो आपको भी हो रहा है, तो वो आपका क्या माना जाता है, बीमा योग्य हित माना जाता है। इसीलिए अगर कोई कंपनी है उसका अपने एम्प्लॉइज़ की लाइफ में हित माना जाता है, स्पाउस हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड का अपनी वाइफ में, वाइफ का अपने हस्बैंड में, ऐसे अगर कोई लेनदार है तो उसका डेटर में माना जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये तो थे प्रिंसिपल्स। अब आगे आते हैं हमारे बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या क्या है, पहला फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे देता है, क्योंकि कल को कोई रहे ना रहे पैसा हमें मिल जाएगा। तो आज के दिन पैसा बहुत ज़रूरी है, जीना है तो हमें पैसा चाहिए, तो यहाँ पे उनको सिक्योरिटी मिल गई, एटलीस्ट उसकी फैमिली को सिक्योरिटी मिल जाती है। लॉन्ग टर्म सेविंग्स, आप लंबे टाइम के लिए प्रीमियम देते हैं, ये 1 साल 2 साल की बात नहीं है, 5 10 15 20 साल की बात है, तो लंबे टाइम तक आपकी इसमें सेविंग्स होती रहती हैं। साथ ही साथ बच्चों इसमें आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी मिलता है। इन्वेस्टमेंट अभी मैंने बताया था कि आप इसमें प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट होगी, है ना। तो आप उसके लिए सेविंग्स आपको करनी पड़ेंगी, आपको इनकम का कुछ पार्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको कुछ पैसा चाहिए तो आज आपको प्रीमियम के तौर पे थोड़ा थोड़ा पैसा देना पड़ता है। और लास्ट बेनिफिट इसका क्या है, टैक्स बेनिफिट। आपको इस इंश्योरेंस की टैक्स में बेनिफिट मिलता है, रिबेट मिल जाती है, आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है। सरकार मान लेती है कि आपने खर्चा किया है, वो उतने पैसे को आपकी इनकम नहीं मानती है, तो ये सबसे बड़ा इसका क्या हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। जैसा मैंने आपको बताया था कि जीवन बीमा की बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, तो
आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं। कुछ पॉलिसीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है जो इंडिया में अप्लाई होती हैं, जैसे एंडोमेंट पॉलिसी, यूलिप्स, मनी बैक, होल लाइफ, एन्युटी, टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो आइए हम इनमें से कुछ को डिस्कस करते हैं। पहली है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि आप अपना इंश्योरेंस लेते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, लेकिन पैसा कब मिलेगा? जब आपकी डेथ हो जाएगी। आपकी डेथ से पहले कोई भी पैसा बीमा करने वाले को नहीं मिलता। जिसने बीमा करवाया है उसको पैसा कब मिलेगा? उसकी डेथ पर मिलता है। और इसलिए इसका फ़ायदा किसको होता है? जो उसके बेनिफिशरीज हैं, जो उसके उत्तराधिकारी हैं, उनको मिलता है। प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, जो भी उसके लिए एक फ़िक्स पीरियड होता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, जैसा भी है, तो पूरा लाइफ उसको फिर वो एश्योरिटी मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिट आपको कब मिलेगा? कि जब आपकी डेथ हो जाएगी और आपके जो पीछे उत्तराधिकारी हैं उनको आपका बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरी आती है बच्चों एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। अब देखना, एक वर्ड बार बार आ रहा है। हम पहले बात कर रहे थे तो इंश्योरेंस वर्ड आ रहा था, लेकिन अब बार बार मैं किस चीज़ का यूज़ कर रही हूँ? एश्योरेंस का। अब आप सोच रहे होंगे, कभी मैं इंश्योरेंस बोलती हूँ, कभी मैं एश्योरेंस बोल रही हूँ ना। कोई बात नहीं, सुनते जाओ जैसा मैं बोल रही हूँ। अभी आगे इन टाइप्स को ख़त्म होने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या फ़र्क है, कहाँ आपको इंश्योरेंस बोलना है और कहाँ आपको एश्योरेंस बोलना है। ठीक है, जब तक आप सुनते जाइए। चलिए, एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी का क्या है? ये एक ऐसा प्लान है, ये भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का ही प्लान है, जहाँ पे इंश्योरेंस भी हो रहा है और एक किस्म से आप कह सकते हैं कि सेविंग भी हो रही है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी मिल गया, टैक्स भी आपका बच रहा है, इंश्योरेंस भी आपका हो रहा है। अब यहाँ पे कंपनी क्या चीज़ कर रही है कि आपने अगर अपना इंश्योरेंस करवाया तो कंपनी एक टाइम पीरियड फिक्स कर देती है कि भाई इतनी एज हम आपकी मान रहे हैं, 15-20 साल जो भी है, या फिर अगर आपकी डेथ हो जाती है, दोनों में से जो जल्दी आ जाएगा उस दिन आपको पैसा मिल जाएगा सारा का सारा। अब यहाँ पे क्या, पिछले वाली पॉलिसी में तो क्या था, डेथ के बाद ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक कुछ टाइम के बाद मिल जाएगा आपको, या अगर आपकी बाई चांस पहले डेथ हो जाती है तो आपको पैसा तब मिल जाता है। तीसरी आती है बच्चों जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब मिल के लेते हैं ना पॉलिसी, तो उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहते हैं। यहाँ पे जब प्रीमियम दिया जाता है तो वो भी जॉइंटली दिया जाएगा, क्योंकि पॉलिसी हमारी क्या है? एक है, तो प्रीमियम भी फिर कैसा होगा? इकट्ठे ही दिया जाता है, अलग अलग नहीं। जो भी इंस्टॉलमेंट देनी है सब मिलकर देते हैं। इकट्ठा देना है तो भी क्या करेंगे? मिलकर देंगे। फिर जब एक किसी पर्सन की डेथ हो जाती है बाई चांस, 2-3 लोगों ने कराया, तो जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनको वो पैसा जितना भी अश्योर्ड किया गया था वो पैसा उनको मिल जाता है। यूजुअली लेता कौन है? ये स्पाउस, हस्बैंड वाइफ मिल के ले लेते हैं कि भाई किसी एक की डेथ हो गई तो दूसरे को पैसा मिल जाएगा, जॉइंटली ले लेते हैं वो। ठीक है ना? और इसी तरीके से जैसे पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म में भी क्या है कि 2-3 पार्टनर्स ने मिलके ले ली, बाई चांस किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे उनको बाकी पार्टनर्स जो है उनको पैसा मिल जाता है। चलिए, नेक्स्ट आता है एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी क्या है बच्चों? इस पॉलिसी में ना एक किस्म से सम एश्योर कर दिया जाता है कि भाई हाँ ठीक है, हम आपको इतने टाइम के बाद हम आपको ये पेमेंट करेंगे, चाहे वो आपको मंथली देंगे, क्वार्टरली देंगे, हाफ ईयरली, एनुअली, इंस्टॉलमेंट्स दे देंगे हम। ठीक है, अब लेकिन जो प्रीमियम पे करना है वो आपने इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन करता है। ज़्यादातर ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है जो चाहते हैं कि एक फ़िक्स एज के बाद हमारे को क्या मिले, थोड़ी थोड़ी हमारी इनकम आती रहे, भी रेगुलर इनकम होती रहे, कि बजाय कि हम इकट्ठा पैसा नहीं संभाल सकते, हम क्या करें, थोड़ी थोड़ी अपनी इनकम लेते रहें। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं? एन्युटी पॉलिसी करा लेते हैं। फिर आता है चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी। ये किस लिए होती है? ये बच्चों के लिए, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है ना। ये पॉलिसी लोग अपने बच्चों के लिए लेते हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई पे खर्चा करना है, उनकी शादी पे खर्चा होना है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि आप कुछ पैसा जो है बच्चों के एक एज तक होने के लिए आप हर पैसा जो प्रीमियम के रूप में दिया जाता है वो पे करते जाते हैं। अब बाई चांस मीनवाइल अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद कोई प्रीमियम नहीं पे किया जाएगा।
फिर जो उनका पैसा है चिल्ड्रंस के लिए, जिस काम के लिए आपने ले रखी है, बस वो पूरा होगा और कुछ नहीं होगा। तो बच्चों ये तो थी हमारी क्या, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। देखा कितनी आसान सी थी ना, और लेकिन हर टाइप के लिए हमारे को मिल रही है, कितनी सेफ्टी भी हमारे लिए कर रही हैं। चलिए अब हम कौन से वर्ड पे आते हैं, अब हम उसी वर्ड पे आ रहे हैं। मैंने क्या कहा था, कहीं जगह मैं इंश्योरेंस यूज़ कर रही हूँ, कुछ जगह मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, एश्योरेंस। ऐसा क्यों है? तो देखिए इंश्योरेंस जो यूज़ होता है बच्चों, वो होता है फायर और मैरिन के लिए, कि अगर आप अग्नि बीमा करा रहे हैं, समुद्री बीमा करा रहे हैं, मीन्स एक जनरल सा करवा रहे हैं, सामान्य बीमा जिसे आप कह सकते हैं, तो आपने क्या वर्ड यूज़ करना है, इंश्योरेंस। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि कोई आपको हानि होनी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन एश्योरेंस कहाँ पे है, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है जीवन से रिलेटेड। अब कोई आदमी अगर धरती पे आया है तो उसे जाना तो पड़ेगा ही, उसकी डेथ तो निश्चित है ना। तो मतलब उस इंश्योरेंस का पैसा तो आपको हर हालत में मिलना ही मिलना है। तो इसलिए यहाँ क्या वर्ड यूज़ किया गया है, एश्योरेंस। एश्योर्ड कर दिया गया है आपको, तो एश्योरेंस है ये, ठीक है। यहाँ इंश्योरेंस जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी पर है, कि जितना लॉस हुआ है उस एक्चुअल लॉस पर आपको पैसा मिलेगा। लेकिन एश्योरेंस आपका सर्टेनिटी है, क्योंकि या तो डेथ हो जाएगी या फिर आपका जो टाइम पीरियड फिक्स है उसके ख़त्म होने के बाद आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इंश्योरेंस क्या होता है बच्चों, वो 1 साल तक के लिए होता है जनरली, और हर साल रिन्यू हो जाता है। लेकिन एश्योरेंस जो है वो लॉन्ग रन के लिए है, 5, 10, 15 सालों के लिए होता है। इंश्योरेंस आपको एक प्रोटेक्शन दे रहा है, किस चीज़ से, अनसर्टेनिटी से, कि भाई जो पहले से हमें लगता है कि कोई बाढ़ आ सकती है, कुछ है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हम उस चीज़ से एक प्रोटेक्शन दे रहा है वो आपको, है ना। एश्योरेंस क्या है, एक डेफिनेट इवेंट है, डेथ तो होनी ही होनी है, तो उस चीज़ से आपको दे रहा है, अश्योर कर रहा है। इंश्योरेंस में क्या है कि जैसे ही कोई इवेंट हो जाता है, अनसर्टेन इवेंट, उसकी हैपनिंग पर आपको पेमेंट मिलेगा क्लेम का। लेकिन एश्योरेंस में ऐसा नहीं है, या तो इवेंट हो गया मींस डेथ हो गई, या फिर जो आपकी वो मैच्योरिटी पीरियड है, कि जितने पीरियड के लिए आपने अपना इंश्योरेंस लिया था, लाइफ इंश्योरेंस करवाया था, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो उस ख़त्म होने के बाद तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो देखा बच्चों, आज हमने बहुत कुछ नया सीखा है, डबल इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, और सबसे बड़ी बात इंश्योरेंस और एश्योरेंस में डिफरेंस। आई होप अब आप गलती नहीं करोगे, है ना, कि कहाँ पे इंश्योरेंस बोलना है और कहाँ पे एश्योरेंस बोलना है, ये गलती तो आप नहीं करोगे। तो है ना इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। चलिए बाकी का हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, दैट्स ऑल।